अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में मातम, हर एक व्यक्ति दुखी है। इस देश में जितना बड़ा विमान हादसा हुआ है, पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है, हतप्रभ है, शोक में है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के फौरन बाद जिस तरह से क्रैश हुई, और ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ एक सर्वाइवर को छोड़कर बाकी सब मारे गए हैं और स्थानीय लोग भी हताहत हुए हैं। और मेडिकल स्टूडेंट्स, जहां ये फ्लाइट गिरी वहां भी 3 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हुई है, डॉक्टरों की। बहनों भाइयों, ये हादसा इंडियन सिविल एविएशन की हिस्ट्री के बड़े हादसों में से एक है, जिसने तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। और हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर इसका कसूरवार कौन है और ये हादसा कैसे हुआ। और सैकड़ों परिवारों ने, जो अपनी लोगों ने जो इन्होंने जानें गंवाई हैं और जिनकी फैमिलीज़ हैं, उन्हें जवाब मिलना चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 1:38:51 अहमदाबाद से एयर इंडिया की AI 171 फ्लाइट अहमदाबाद से डिपार्ट होती है लंदन के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए। टेक ऑफ करते ही बोइंग का ये जो 787 ड्रीम लाइनर विमान है, तकरीबन 250 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था होती है। ये जैसे ही टेक ऑफ करता है, 1:38:51 इसका टेक ऑफ टाइम ATC पर रिकॉर्ड है, और महज 17 सेकंड के भीतर ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है और भयानक आग की चपेट। और ये फ्लाइट जिस तरह से क्रैश करती है, बहनों भाइयों, चमत्कार ही था कि 1 या 2 व्यक्ति बचे हैं, वरना जितने भी यात्री और क्रू मेंबर्स हैं मारे गए हैं। इसी फ्लाइट में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के विजय रूपाणी ये भी मौजूद थे। विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। बहनों भाइयों, ये घटना इंडियन सिविल एविएशन की हिस्ट्री की बहुत ही हतप्रभ, हैरान और स्तब्ध कर देने वाली घटना है, जिसने हमारे एविएशन सेक्टर्स पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि ये टेक ऑफ का वीडियो है, और अब सेकंड काउंट करिएगा कि ठीक 17 सेकंड के भीतर ये फ्लाइट कैसे नीचे आती है और अचानक से जाकर क्रैश हो जाती है। ये एक्सेप्शनल है, ये असाधारण है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट समझ लीजिए। ये ऐसी घटनाएं सिविल एविएशन की हिस्ट्री में होती नहीं है, बट हुई। कौन है इसका कसूरवार? क्या एयर इंडिया है? हमें प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हमारा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, जो इनकी मेंटेनेंस पर नजर नहीं रखता? या फिर टाटा समूह, जिसने एयर इंडिया का टेक ओवर किया, क्या वो फ्लाइट्स का ठीक मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं? या फिर इनसे भी बड़ा एक प्रश्न उठता है बोइंग कंपनी पर, जिसका ये ड्रीम लाइनर है। बहनों भाइयों, ये ड्रीम लाइनर्स को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह पहले भी खड़े हुए थे, लेकिन ये बताया जाना चाहिए कि 240 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किनकी गलती की वजह से अहमदाबाद से लंदन जा रहे इन निर्दोष नागरिकों की जान गई है। 183 हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों की मौत हुई, पुर्तगालीज की मौत हुई, कनाडियन की मौत हुई, सारे इसी फ्लाइट में सवार थे। बहनों भाइयों, इस तरह की घटनाएं लोगों का एविएशन इंडस्ट्री पर से भरोसे को डिगाती हैं। लोगों में विश्वास की कमी उत्पन्न होती है कि यात्रियों से किराए के नाम पर भयंकर लूट कर रही है एयरलाइंस। क्या अपने जहाजों का ठीक से मेंटेनेंस नहीं करती हैं, या फिर इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 11 साल से यह फ्लाइट ऑपरेशनल थी, 11 साल से। तो 11 साल में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बार क्यों हुआ? यह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछे जाने चाहिए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह देश में एक असाधारण घटना हुई है। जितनी तेजी से इस देश का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है, उसमें इस तरह से अगर हम सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करेंगे तो हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरा देश रो रहा है, पूरे देश में मातम है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। मैंने आज आम से आम आदमी को रोते हुए देखा है, मैंने लोगों के आंसू देखे हैं। फोन करके जो लोग घटनाओं की जानकारी ले रहे थे, जिनका कोई सगा संबंधी इस घटना में नहीं था, उनकी आंख में भी मैंने आज आंसू देखा है। यह आंसू देश का आंसू है और इसका जवाब मिलना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कुछ स्टेटमेंट सुनिए।
आज मैंने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाया है ताकि हम ये जान सकें कि इस हादसे के लिए, इस विमान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन्हें दंडित कब किया जाएगा और आगे से ऐसा ना हो, यह हम कब इंश्योर करेंगे। कुछ बयान। क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. And right now if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ के फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके डीएस चौहान साहब खास तौर पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। कैप्टन एसएस पनेसर भी मेरे साथ कार्यक्रम में, फॉर्मर डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी के, और शोभित दास जी फॉर्मर चीफ इंजीनियर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, और कैप्टन प्रखर को मैंने आमंत्रित किया है। ये पायलट हैं और इनके पास 2500 से ज़्यादा घंटों के उड़ान का अनुभव है और एयरबस A320 भी ये उड़ा चुके हैं। इन्हें भी खास तौर पर आज की परिचर्चा में हमने आमंत्रित किया है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कैप्टन प्रखर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के 17 सेकंड के भीतर ही क्रैश कर गई? क्या इतना भी रिस्पॉन्ड टाइम नहीं मिला पायलट को कि वो इसमें कुछ कर पाते? इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो इनके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं, और पूरे देश जानना चाहता है कि ये हुआ कैसे, हाउ? Actually, as a pilot, I am really very saddened and in shock position because there are a lot of people, lot of pilots, 2 pilot set and crew, they died. इसमें जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके विद इन 15 सेकेंड 17 सेकेंड एयरक्राफ्ट अपनी एक स्टेबल पोजीशन, एयरक्राफ्ट स्टेबल हाइट पे भी न पहुंच करके उसके पहले ही ये क्रैश हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि आपका जैसे ही टेक ऑफ हुआ उस विद इन ए सेकेंड एयरक्राफ्ट के पास थ्रस्ट ही नहीं थी कि एयरक्राफ्ट से एक सेफ ऑल्टीट्यूड तक वो पहुंच सके। आपको अराउंड 2000 फीट हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि 2000 फीट के पहुंचने पे ही आप कुछ रिएक्शन, आप पायलट एक्शन कुछ कर सकता है। आप प्रॉपर वीडियो आप उसको प्रॉपर देखिए, उसको जैसे ही टेक ऑफ होता है, जैसे ही रनवे से टेक ऑफ करता है तुरंत ही उसमें उसके इंजन में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। अभी ये चूँकि अब इसकी पूरी जांच बैठेगी, डीजीसीए बीसीए सब इसकी जांच करेगा तो आपको एक एग्जैक्ट उसकी फॉल्ट पता चलेगी। लेकिन हम लोगों के पास में एज ए पायलट हम लोगों के पास में कोई भी एक सेकेंड भी नहीं था कि हम लोग उसका कुछ प्रॉपर एक्शन ले सकें। प्रॉपर जैसे ही टेक ऑफ किया विद इन 5 सेकेंड एयरक्राफ्ट 600 फीट तक क्लाइंब किया। फिर वो एज ए ग्लाइडर पायलट ने पूरा एक्शन लिया। लेकिन उसके पास कोई, मुझे एज ए इनिशियल स्टेटमेंट, मुझे अभी मैं कंफर्म मैं नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं इतना इनिशियली ये कह सकता हूँ कि उसके पास, पायलट के पास कोई भी एक्शन टाइम 1 सेकेंड का भी नहीं था। प्रखर जी ये बताओ कि हुआ क्या होगा, मतलब एक अंदाजा क्या है, ये क्या डुअल इंजन फेल्योर है? और ऐसे में एक इमरजेंसी भी कोई मुझे बता रहे थे एक्सपर्ट की एक पावर सप्लाई होती है, तो क्या दोनों इंजन फेल हो गए और आप पायलट को इमरजेंसी पावर सप्लाई शुरू करने का मौका नहीं मिला? इनिशियली आप एक वीडियो मैंने पूरा देखा, उसमें आपका, मैं एज ए पायलट मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। जैसे रनवे एयरक्राफ्ट ने रनवे छोड़ा, एयरक्राफ्ट पायलट को तुरंत पता चल गया होगा देयर इज इन सर्टेन इश्यूज। पर टेक ऑफ के पहले भी इंजन चेक किए जाते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं, बट उसमें तो कोई इशू नहीं मिला होगा। देयर आर सर्टेन स्पीड, डिफाइंड स्पीड विच इज डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये वीआर स्पीड वो एयरक्राफ्ट क्रॉस कर चुका है, जैसा वीडियो मुझे समझ में आ रहा है, एक रोटेशनल स्पीड होती है वीआर, उसको क्रॉस कर चुका है, जिसके बाद में पायलट
उसको इसको स्टॉप नहीं कर सकता टेक ऑफ को। ओके, अबॉर्ट नहीं हो सकता। हाँ, अबॉर्ट नहीं हो आपको सकता, टेक ऑफ ही करना टेक होगा। ऑफ करना ही करना है। आप करीब है 600 फीट तक मैक्सिमम वो गेन किया है। इसका मतलब वो एयरपोर्ट के पेरीमीटर के बाहर भी नहीं पहुंचा था। और वो उसका वीडियो देखिए प्रॉपरली, वो नीचे एज ए ग्लाइडर विदाउट पावर ग्लाइड जाता कर हुआ दिख रहा है प्रॉपरली। वाइंड के सहारे उतरने की मुझे लग रहा है कोशिश कर दैट रहा है। मीन्स कि उसके पास है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपको एक स्टेबल इस हाइट पे आइए, टू दैट इज अराउंड 2000 फीट, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, 2000 टू 2500। तब टर्न तो आप उसको लेके आए। टर्न करके आपको फिर से उसको लैंड करा सकते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मतलब 2000 हाँ, फीट पे पहुंचता, उसके बाद टर्न ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 600 फीट, मतलब 600 फीट इज नथिंग फॉर, वो तो एयरपोर्ट बाउंड्री है। within a 5 second you can achieve 600 feet, 1000 feet. So it's a very shocking. आपको क्या लगता है कि ये दोनों इंजन फेल हुए होंगे? I cannot say initially, but there ऑप्शन is क्या थे no पायलट power. के पास, वो क्या कर सकते But थे? वीडियो देख के तो अब ये तो लगभग क्लियर है कि there was no power. नो पावर मींस पावर फेलियर। Yes, वैसे ये तो 787 था ना, Yes. ड्रीमलाइनर का। इसमें क्या पावर के, क्या सप्लाई की, कितनी क्या क्या देखिए इसमें है, ये 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। ये आपको 7000 किलो नॉटिकल माइल तक इसकी रेंज है। ओके। और ये बेसिकली वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होने के कारण से इसमें इंजन जो इसके हैं, इसका इंजन बड़े ही ताकतवर सक्षम है, सर्टिफाइड है बाई FAA, NTSB, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इवन हमारे यहाँ DGCA ने भी इसको प्रॉपरली सर्टिफाइड किया हुआ है। बट अब थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ है तो कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण रहा होगा। रीजंस होते हैं या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जैसा लोग कह रहे हैं? देखिए एविएशन में एक्सीडेंट है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए, एविएशन ट्रांसपोर्टेशन द सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप रोड पे चलिए, इंडिया में है करीब 1.25 लाख से 2 लाख व्यक्ति हर साल है मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। एविएशन में मुश्किल से गिने चुने 2-4 हज़ार 6 हज़ार लोग मरते हैं साल में। तो ये बट आई एम नॉट सर्टिफाइंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग द एक्सीडेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है या फिर अभी इनिशियली है? तो कुछ नहीं मैं कह सकता, बट हाँ इंजन में पावर नहीं थी, दैट इज वो मुझे दूर इंजन में पावर कब नहीं रहती? इंजन में कुछ फेलियर है, इंजन फेलियर हो सकता है। अभी मैं पॉसिबल कि दोनों इंजन फेल हो जाएं? अगर इंजन में पावर होती और उसका कुछ भी अगर होता तो 100% कुछ एक सिंगल इंजन भी होता, अगर एक सिंगल इंजन भी सही होता तो पायलट हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑफ एंड लैंड सेफली। ओके। आप सिंगल इंजन पे आप ये सर्टिफाइड होता है, आप 2 से 3000 नॉटिकल माइल तक वो जा सकता है, 2 से 3000 नॉटिकल माइल। जैसे कि AI 171 के जो पायलट थे सबरवाल जी, 8000 घंटे से भी ज्यादा का अनुभव था। आप लोगों के सेक्टर में 8000 घंटे के अनुभव के पायलट को किस तरह से देखते हैं आप लोग? 8300 घंटे कैप्टन, वो LTC लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, बहुत ही सीनियर पायलट हैं, बहुत ही इस मोर देन सफिशिएंट एक्सपीरियंस इट इज। मतलब वो हैंडल कर सकते थे? बिल्कुल। हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, एक एयरलाइन स्टैंडर्ड होता है। इवन एज ए को पायलट हु स्टार्ट द फ्लाइंग, जो 0 आवर से भी होता है, उसको भी सर्टिफाइड होता है अकेले लैंड कराने के लिए। अच्छा, कोई मुझे आज बता रहा था कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU भी एक होती है इसमें, वो क्यों नहीं ऑन हो पाई? उसका रिएक्शन टाइम ही नहीं था। आप खुद सोचिए, एविएशन में रिएक्शन टाइम है, आप विद इन 15-20 सेकंड, विद इन ए मिनट मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ, विद इन 17 सेकंड ओनली, विद इन 17 सेकंड। आप हम लोगों को एक लाइन बोलने में 1 मिनट लग जाता है। तो एक पायलट के लिए उसमें है, आप उस इमरजेंसी आई, उसका रिएक्शन देने में, उसको नोटिफाई करने में 17 सेकंड कुछ नहीं होता। ऑलराइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू रहे। मैं शोभित दास जी को आमंत्रित करता हूं, फॉर्मर चीफ इंजीनियर हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के। शोभित जी, शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या मानते हैं कि ये इंजन फेल्योर का मामला है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है या फिर कुछ और? देखिए, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे आज जो रिलीज हुए हैं जी, जस्ट बिफोर द क्रैश। एग्जैक्टली। तो उसमें जो एयरक्राफ्ट की पोजीशन दिख रही थी बिफोर क्रैशिंग, तो उसमें 2 तथ्य सामने उभर के आ सकते हैं। एक है कि अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे, अभी कैप्टन प्रखर जी से जैसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पावर फेलियर।
तो पावर फेलियर ऑल ऑफ अ सडन इंजन का नहीं होता है जब तक कोई एक और फैक्टर ना हो। वो फैक्टर हो सकता है कि कोई बर्ड स्ट्राइक हुआ हो, जो मेजर कोई बर्ड फ्लॉक होगा जो बर्ड स्ट्राइक किया होगा, तो उसके वजह से पावर फेलियर हो सकता है। दूसरा, अगर आपके कंट्रोल्स फेल करते हैं, क्योंकि आपको अगर आपका फ्लैप फेल करता है या अगर आपके प्राइमरी कंट्रोल्स जैसे एलरॉन है, रडर है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ये अगर फेल करते हैं तो उस केस में एयरक्राफ्ट की मैन्युवरेबिलिटी खत्म हो जाती है। और फ्लैप्स, चूंकि टेक ऑफ फेज में फ्लैप्स का अलग अलग एंगल्स होता है, उस एंगल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लैप का मेजर काम है कि एयरक्राफ्ट को लिफ्ट देना। लिफ्ट देने का मतलब यहाँ पे है कि एयरक्राफ्ट उड़ने में सहायता करना। तो हो सकता है कि फ्लैप जाम हो गए हो, इसके वजह से भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हो सकता है कि लैंडिंग गियर, क्योंकि लैंडिंग गियर भी बाहर था, लैंडिंग गियर मतलब पहिया, तो लैंडिंग गियर भी बाहर था, हो सकता है वो एक्सेसिव ड्रैग पैदा कर रहा हो। तो ये फैक्टर्स है, चूंकि ये जांच का विषय है, उसको हम लोग इतने दूर में बैठ के केवल कुछ वीडियो, कुछ तथ्यों को इकट्ठा करके टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। और ये जांच भी उच्च स्तर पे ही होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक मेजर क्रैश है 2020 के बाद, कोझिकोड क्रैश के बाद ये बहुत बड़ा क्रैश है। दोनों इंजन एक साथ फेल होना, तो इसमें ये एविएशन इंडस्ट्री में, आप तो चीफ इंजीनियर हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि दोनों इंजन फेल हो जाएं और आप अल्टरनेट जो आपके पास इमरजेंसी पावर सप्लाई यूनिट है वो भी न चल पाए? ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे वर्ल्ड एविएशन में ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहां पे या तो बर्ड स्ट्राइक, मेजर बर्ड स्ट्राइक का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा बर्ड का झुंड है, बर्ड फ्लॉक है, और अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली उनको एनकाउंटर करता है, तो दोनों इंजन के सामने से जो दो चार अगर पंछी घुस गए तो वो इंजन को फ्लेम आउट कर सकते हैं जी। फ्लेम आउट का तात्पर्य यह है कि इंजन को उसकी जो अंदर की बर्निंग हो रही है फ्यूल की, वो खत्म हो जाएगा। और या फिर कोई ऐसा बैड वेदर होता है, तो जो यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर वेदर था, काम, विंड स्पीड भी बहुत नॉर्मल थी, तो ऐसे स्थिति में एक तो ये सिचुएशन बन सकता है। दूसरा है कि फ्यूल सप्लाई कहीं ना किसी वजह से, किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से हो सकता है फ्यूल सप्लाई इंजन को नहीं मिल रहा होगा, वो भी एक कारण। पर ये सब चीजें बहुत ही स्पेकुलेशन वाली चीजें हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड पे जांच हुआ है, इंजीनियरिंग टीम ने जांच किया है, और केवल इंजीनियरिंग टीम के जांच करने के बाद जो पायलट उस पे थे, उन्होंने उसको दोबारा जांच करके एक्सेप्टेंस दिया है। तो इसका मतलब एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस समय नहीं हुआ। हमारे आम दर्शकों को आप ये बताइए कि जब आप किसी फ्लाइट को चेक करने के बाद गो अहेड पायलट को देते हैं, तो आप उसके पहले किस तरह की जरूरी जांचें करते हैं? दोबारा प्रश्न को करेंगे। जब आप किसी भी फ्लाइट को जांच करते हैं, चेक करते हैं और पायलट को गो अहेड देते हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी जांचें करते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि ये फ्लाइट अब उड़ान के लिए तैयार है, टेक्निकली और बिल्कुल ओके है और पायलट इसको गो अहेड कर सकता है? यस, ये जांच कोई स्पेसिफिक, ये हर एयरक्राफ्ट के लिए मैन्युफैक्चरर जो है वो एक विभिन्न स्टेज का जांच का एक लिस्ट तैयार करके देता है, ठीक है, कि क्या क्या जांच करनी जरूरी है। इसी तरह जब जहाज जस्ट उड़ान के पहले जो जांच होती है उसको नॉर्मली प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कहा जाता है, जो इंजीनियरिंग के तरफ से किया जाता है। तो प्री फ्लाइट में जो इंस्पेक्शन रहे होंगे इस एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफाइड, वो सारी जांचें हुई होंगी, और उसके बाद पायलट भी अपना प्री फ्लाइट करता है, उसने भी सारी जांचें करके उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट किया है। तो ये कोई स्पेसिफिक जांच हर जहाज के लिए एक नहीं हो सकता, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बेस करके ये जांच की पूरी लिस्ट बनती है। ऑलराइट शोभित जी, प्लीज कंटिन्यू विद अस, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ DS चौहान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ के फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर रहे और उत्तर प्रदेश के DGP रहे और एयरपोर्ट्स और विमानों से उनका खासा नाता रहा है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब हमें समय देने के लिए। आपने जब पहली बार इस घटना के बारे में आज देखा और इसके वीडियोस देखे, जिस तरह से ये क्रैश हुआ,
ये आप सेफ्टी के टर्म में कितना बड़ा फेल्योर मानते हैं? ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है एज एक्सपर्ट? और व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होना चाहिए? धन्यवाद ब्रजेश जी। भारत समाचार को इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और इसकी सीरियसनेस आप इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही घटना की जानकारी हुई, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये तुरंत रश करके अहमदाबाद पहुँचे जो है, ताकि वो ओवरसी कर सके रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये घटना की सीरियसनेस दर्शाती है। एविएशन इंडस्ट्री किसी भी राष्ट्र की सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ता है और वहाँ जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसका वेल लेड आउट प्रोटोकॉल है। अभी भारत सरकार इस पे आदेश जारी करेगी, एक टीम कंस्टिट्यूट होगी जिसमें सेफ्टी एस्पेक्ट देखते हैं और सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखते हैं। बीसीएस सिक्योरिटी देखेगा कि वहाँ कोई सिक्योरिटी का फेलियर तो नहीं है और डीजीसीए जो है सेफ्टी एस्पेक्ट देखेगा। लेकिन आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि जब एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया गया होगा तभी ये जहाज़ टेक ऑफ किया गया होगा, तभी बोर्डिंग कराई गई होगी। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। हम लोगों को पढ़ाया जाता था, पहले पैन एम एक एयरलाइंस होती थी जिसमें मोहम्मद गद्दाफी के जो है आतंकवादियों ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था और वो फ्लाइट मिड एयर एक्सप्लोजन में नष्ट हो गई थी। तो पब्लिक ने उस फ्लाइट पर चढ़ना बंद कर दिया था और पैन एम एयरलाइन बंद हो गई और कंगाल हो गई। तो ये इंडस्ट्री का बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है और इसमें इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। और इसमें दूसरा एक एस्पेक्ट होता है कि जो हर इंसान की जान की कीमत बराबर होती है, लेकिन इसमें जो पैसेंजर्स होते हैं दे आर हाईली प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग्स, तो वो समाज को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और इस फ्लाइट में आप देखेंगे कि फॉरेनर्स भी हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, कैनेडियन सिटीजन हैं, पोर्तुगल हैं। तो इसके और एक गुजरात के हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी साहब, भारत सरकार जी, ये इसीलिए मैं आपको एम्फसाइज कर रहा था। और भारत के एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से ये घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि पिछले एक दशक से भारत सरकार ने प्रयास किया था उड़ान स्कीम में और हमारी एयर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और जगह जगह से लोग, लोअर मिडिल क्लास से लोग, मिडिल क्लास से लोग ये फ्लाइट को यूज़ कर रहे थे। तो इसका भी इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। चौहान साहब क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना से एयर इंडिया और खासतौर पर बोइंग के जो क्राफ्ट्स हैं उनकी साख को गहरा धक्का लगा है? देखिए, बोइंग इज़ अ वेल नोन नेम इन एविएशन इंडस्ट्री और वो इतने सालों से उनके जहाज़ बना रही है, उड़ा रही है। ये भी जहाज़ 11 साल से चल रहा था, तो निश्चित रूप से एयरवर्दी जहाज़ है ये। अब एक्सीडेंट जब तक इसकी जांच से कारण नहीं निकलते, वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एयरलाइन ऑपरेटर है, एयरपोर्ट ऑपरेटर है और सिक्योरिटी है। तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे आया है। अभी ब्लैक बॉक्स की स्टडी करेंगे, उससे उनको पता चलेगा क्या उस समय वाइटल्स थे। आपने जितने वीडियोस देखे, खबरें पढ़ी, लोगों के स्टेटमेंट सुने, व्हाट्स योर थॉट कि क्या हुआ होगा? व्हाट हैपेंड? इट इज़ मतलब कोई भी इस फील्ड में जो काम कर चुका है कभी भी इस तरह का कोई गेस नहीं करता कि क्या हुआ होगा जी, क्योंकि जो मशीन है ये बड़ी मशीन होती है और बोइंग बहुत ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाती है। सारे कंप्यूटराइज वायर्ड होते हैं, सिस्टम से चलते हैं। तो जब तक जांच नहीं हो जाती इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जी, क्योंकि इसमें एक चीज़ अभी बताई गई है, आपने भी देखा है, द पायलट इज़ वेरी एक्सपीरियंस पायलट, नो डाउट अबाउट इट। सो ही इज़ वेल ट्रेन टू रिएक्ट टू एनी एक्सीजेंसी, एनी इमरजेंसी। तो वो उसको टाइम नहीं मिला है, तो इसमें काफ़ी शोध करना पड़ेगा। इसमें शुक्रिया चौहान साहब, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने छुआ है और
इस मसले की सेंसिटिविटी को भी आपने उजागर किया है। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा। मैं कैप्टन एस पनेसर साहब को आमंत्रित करता हूं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी के। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, पनेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये हादसा कोई डिजाइन या मैकेनिकल फेल्योर है या फिर ये ड्यूअल इंजन फेल्योर है, एक्चुअली क्या हुआ होगा, और आपका क्या अनुमान है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? क्या ये हमारी सेफ्टी पर एविएशन इंडस्ट्री की एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आम आदमी जानना चाहता है? ये कैप्टन पनेसर, आपको मेरी आवाज आ रही सर? पनेसर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑलराइट, शायद मेरी आवाज़ पनेसर साहब तक नहीं पहुंच रही है। मैं वापस उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कैप्टन प्रखर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जो बोइंग 787 है उसमें कुछ डिजाइन का, कुछ मैकेनिकल फेल्योर भी है, और एक वीडियो भी एक यात्री ने डाला कि जब यही फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद के लिए गई थी उसमें तमाम खामियां उसे दिख रही थी और उसने वीडियो भी पोस्ट किया था। क्या इतनी कमियों के बावजूद इस फ्लाइट को गो हेड कैसे मिल गया, सेफ्टी का कैसे मिल गया? हाउ? देखिए, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड। यहाँ अपने एविएशन इंडस्ट्री में DGCA है, BCAS है, वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करती है। ये डिज़ाइन किए जाते हैं बोइंग और एयरबस, जिसके द्वारा हर कंपनी अपनी उसके द्वारा एक सर्टेन रिटन रिकॉर्ड रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारा एक चेकलिस्ट बनती है, हर चीज़ उसको फॉलो करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। अगर आप एक स्क्रू भी टाइट करते हैं, एज ए इंजीनियर आप शोभित दास जी बता रहे थे कि आपका हर जगह सिग्नेचर होता है, वेरीफाइड होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी ने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया। पायलट भी अगर उसको बिना उसके सिग्नेचर के, बिना प्रॉपर चेकलिस्ट किए, प्री इंस्पेक्शन एक होता है, आफ्टर इंस्पेक्शन होता है, सब चीज़ आपको एक फॉलो करना होता है। आप अपनी मर्जी से 1 इंच भी आप मूव नहीं कर सकते, कोई स्ट्रेट डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैं अभी इनिशियली ये कुछ कहना कि हाँ ये फॉल्ट थी, इसकी फॉल्ट थी, बट हाँ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ना कुछ रीज़न है, अब वो जांच में निकलेगा। बट इनिशियली अभी तो यही है कि उसमें बोइंग के साथ में, चूंकि 787 एक बोइंग का और एयरबस का कंपटीशन अपना रहा है। अच्छा, 787 जो है ये किससे कंपेयर होता है एयरबस में? ये एयरबस का 350 है एक्चुअल में, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं जो लॉन्ग रूट्स के लिए एयरबस 350 और ये इसका बोइंग का 787 का डायरेक्ट कंपटीशन है। ओके। एयरबस A380 अब तो प्रोडक्शन में नहीं है, बट फिर भी ये डायरेक्ट कंपटीशन में रहते हैं। तो चूंकि एक स्टोरी ये भी है कि एयरबस 350 और बोइंग 787 ये अक्रॉस द लाइन सेम टाइम पे लॉन्च हुए। तो आपस में कंपटीशन के एक्चुअल में कंपनीज का ये होता है कि इनमें आपस में बड़ा कंपटीशन होता है। जो प्रोडक्ट इनिशियल लॉन्च होता है तो उसको 100% ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा इश्यूज रहा है बोइंग के साथ में कि बोइंग का 787। अच्छा, बोइंग के पहले भी तमाम इश्यूज सामने आए, स्पेशली 320 में उनके इंजन के भी कुछ इश्यूज एयरबस में भी आए थे, बोइंग में भी आए थे। तो ये सेफ्टी कंसर्न नहीं है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? आम आदमी तो भाई फ्लाइट पे चढ़ा, बोर्डिंग किया, पैसे दिया, एक जगह से दूसरी जगह उतरा, उसे सेफ्टी के बारे में नहीं पता। पर इस घटना के बाद कैप्टन साहब क्या हुआ है, आम आदमी जो भी फ्लाइट में सफ़र कर रहा है, लोग डरे हुए हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि एयर इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, पर एयर इंडिया की साख बड़ी खराब हुई है। देखिए, धक्का लगा है लोगों को। मैं फिर से वही चीज़ कहना चाहता हूँ, एयर ट्रांसपोर्टेशन इज सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी भी उसमें जो मृत्यु होती है वो सबसे कम है। तो इसके लिए किसी भी आम जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन खतरनाक है, रिस्की है। बट इसमें एक्सीडेंट एक हुआ है तो उसके पीछे आपने जैसे अभी सर ने बताया कि अभी BCAS और DGCA सब जांच बैठेगी प्रॉपरली। अभी इनिशियली ये कहना थोड़ा उचित नहीं होगा कि हाँ कि ये एग्जैक्ट ये था, क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स पे प्रॉपर चेक किया जाएगा। तो उसके बाद साहब ने एक बात कही थी, देखिए जो फ्लाइट को ब्लास्ट करा दिया गया था उसके बाद उसकी साख को धक्का लगा था। बिल्कुल। तो लोगों के, आम आदमी को नहीं पता कि आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है या आप क्या करते हैं, कौन सा बोइंग है या कोई एयरबस। बहुत कम लोग इससे कंसर्न रखते हैं कि किस फ्लाइट से वो जा रहे हैं, एयरबस की है या बोइंग की। लोग फ्लाइट को फ्लाइट समझते हैं कि भाई बैठे अपना गए चले गए। आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं आम लोगों में डर लाती हैं।
बिल्कुल। मिड एयर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे थे ना सड़क हादसे में लोग बच भी जाते हैं। अब जैसे इस घटना, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बचा, तो आप सोचिए कि घटना कितनी बड़ी है। मैं शोभित दास जी को आमंत्रित करता हूं, फॉर्मर चीफ इंजीनियर हैं। शोभित दास जी, लोग ये जानना चाहते हैं और मुझे तमाम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे मैसेज भी कर रहे हैं कि अगर दोनों इंजन फेल हो जाए तो पायलट को क्या करना चाहिए? शोभित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और वीरेंद्र जी भी आ गए, हम शोभित जी को फिर से कनेक्ट करेंगे। वीरेंद्र जी, इस घटना को आज आप दोपहर से कवर कर रहे हैं। इस घटना को लेकर किस तरह के लोगों के मन में प्रतिक्रिया है? क्या हमारी पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, इसकी साख को धक्का लगा है या फिर एयर इंडिया को धक्का लगा है? 240 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, अभी तक काउंट नहीं हो पाई हैं बॉडीज़ के कितने लोग मारे गए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी उसी में मारे गए, उसी हादसे का शिकार हुए। ऐसा कैसे हुआ और लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? लोग एविएशन सेक्टर और ख़ासतौर पर एयर इंडिया के बारे में क्या धारणा रख रहे हैं? वीरेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए, ये जो वीडियो जब आया लगभग 2 बजे के लगभग कि गुजरात में एक जो है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है, उसके बाद से पूरे देश की निगाहें इस ओर गई। और जैसे जैसे सूचना बढ़ती गई और जो विभत्स हादसा था, जिस तरह से धुआं उठा, फिर आग का गोला बना, तो ये माना गया कि किसी का बच पाना बड़ा कठिन होगा। फिर वो संख्याओं को लेकर बातचीत चलती रही, लेकिन अब आज जब शाम में हम लोग खड़े हैं तो पूरे देश में एक मातम का माहौल है, लोगों के मन में दुख है और जहाज में यात्रा करने को लेकर भय है मन में। एयर इंडिया की साख तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इंडियन एयरलाइंस जिसका नाम था एक ज़माने में, अब वो टाटा ग्रुप उस कंपनी है, वो उसका संचालन करती है और लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में जाने से एयर इंडिया में तो डरेंगे। डोमेस्टिक में तो भले कुछ दिनों बाद हिम्मत करें, अभी भी उम्मीद कमी है कि लोग जाएंगे। ब्रजेश जी, आज हमने एक देश का महत्वपूर्ण नेता खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी को खोया है। ये सिर्फ एक इकलौते व्यक्ति नहीं थे जो उस विमान में थे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं और विदेशी नागरिक भी सवार थे। उन सब की मौत का दुख है। और भारत जैसे देश में जहां पर हर हादसे को बहुत गंभीरता से लिया जाता हो, वहां इतना बड़ा हादसा हो जाए। चरखी दादरी के बाद बताते हैं कि शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था भारत में कभी, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई हो। लेकिन ये बात आई कि जो बोइंग ड्रीम लाइनर विमान है, ये विवादों में रहा है और इसके कल पुर्जों को लेकर शिकायत रही है, जिसको बाद में कंपनी ने ठीक भी कराया था। भारत के इतिहास में 1999 में चरखी दादरी में जो हादसा हुआ था, 2 विमान हवा में आपस में टकरा गए थे, जिसमें 349 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 240 लोगों की सर्वाधिक मौत है ये इसमें अहमदाबाद में जो हुई है घटना। आज विमानन सेवा के क्षेत्र में जो कंपनियां काम में लगी हैं, उनकी गुणवत्ता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और लोग डरे हैं कि वो कैसे जाएं, जहाज में बैठे, आग का गोला न बन जाए, जिंदगी कितनी रिस्क में है। लोग बार बार प्रखर जी इस बात को कह रहे हैं। रेल, सड़क, पानी, हवा, 4 माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें कहते हैं कि एरोप्लेन सबसे सेफेस्ट तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन एरोप्लेन जब गिरता है तो फिर ये सबसे बड़ा रिस्क है, उसकी कोई बचता नहीं है उसमें। एक बार सड़क पर एक्सीडेंट होए तो अगर 10 लोग बैठे, 2-4 मर सकते हैं, 2-4 बच सकते हैं। रेल लड़ेगी तो 1-2 डिब्बा में ज़्यादा दुर्घटना में लोग मरेंगे, घायल होंगे, कुछ डिब्बा बच जाएगा। पानी जहाज में भी अगर डूबेगा तो कुछ लोग तैर के और दूसरे जहाज से छोटे निकल जाएंगे। लेकिन हवाई जहाज गिरा तो फिर ना उसका कोई पुर्जा बचेगा, ना कोई आदमी बचता है। ये बड़ा रिस्क है, आश्चर्यजनक है और कष्टकारी भी है।
हालांकि टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया देगा और जो बीआर जो मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसका पुनर्निर्माण कराएगा। 3 MBBS के डॉक्टर भी मेस में खाना खा रहे थे, मर गए जहां पर जहाज गिरा है, और अभी उसमें बहुत सारे बच्चे घायल हैं। हाँ, अब तो हवाई पट्टी के आसपास घर बनाना और बिल्डिंग बनाना भी बड़ा कठिन है। कोई जहाज गिर जाए, पता नहीं निर्दोष आदमी मर जाए बैठ के, घर में कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है, ये भी बड़ा, अब तो बड़ा कष्टकारी। लेकिन आप इस सवाल का जवाब इन लोगों से पूछिएगा कि ये भैया हर घंटा जहाज उड़ रहा है, एक जहाज उतरा नहीं दूसरा तैयार है, प्रचंड गर्मी चल रही है, आग बरस रही है, और यही दशा रही तो विमान में हम लोग कैसे चढ़ेंगे? मिनट मिनट पर विमान उड़ रहा है। 2 बजे आया, 2:30 बजे फिर उड़ जाएगा। जब वो रेस्ट ही नहीं ले पा रहा है तो उसमें आग लगेगी, गिरेगा, कल पुर्जा खराब होगा। इस पर जरा इन लोगों से पूछिए, जब डोमेस्टिक की हालत है, इंटरनेशनल की हालत है कि 100-100, 200-200 विमान 1-1, 2-2 घंटे मुड़ रहे हैं, तो कल पुर्जा ठीक कहाँ से होगा? और भीषण गर्मी में आग से उसका बचाव कैसे होगा? अच्छा, आम आदमी में क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर? आम लोगों में किस तरह की चर्चा रही अहमदाबाद की इस घटना को लेकर? आम आदमी क्या सोच रहा है? ब्रजेश जी, आम आदमी डर गया है। लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे जो है जीवन बचता नहीं है, कितना रिस्क है, कितने लोग अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा दिए होंगे, और एयर इंडिया के नाम पे तो कान पकड़ लेंगे कि इसमें नहीं बैठना है, इसका हाल पहले ही खराब रहा है। बड़ी खतरनाक स्थिति बन गई है। आज ये साबित हो गया कि ये जो जीवन है ये एक क्षणभंगुर की तरह हो गया है। कभी आप परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो आतंकवादी गोली मार देते हैं, कभी आप अपनी टीम के जीत पर जश्न मनाते हैं तो वहाँ भगदड़ हो जाती है, कुचल दिए जाते हैं, और कभी आप छुट्टी मनाने के लिए फ्लाइट लेते हैं, बाहर जाते हैं तो वो गिर जाती है, आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं। जी, क्या विचित्र हादसों का आप देखिए, आदमी के जीवन का, कि कोई पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। इस बात से पूरे देश में आज गम है, और इस बात से भी गम है कि कुछ पता नहीं कि आप हॉस्टल के मेस में बैठकर खाना खा रहे हैं और ऊपर से कोई विमान आके गिर जाए और निर्दोष लोग मारे जाएं। ये जीवन की असली सच्चाई मैंने आपको बताई है। जी, फिलहाल जो लोग करेंगे। सफर पर निकले थे, जिनको उम्मीद थी कि वो अपने घर पहुंचेंगे, ब्रजेश जी आज कोई ऐसा दिन नहीं है कि कुछ ऐसी बात कही जाए, लेकिन एक जानकारी आई, ये लोग जो विशेषज्ञ लोग हैं बताएंगे, इनसे पूछिएगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जब कोई विमान हादसा होता है तो विशेषज्ञ बताते हैं कि आगे बैठने वालों की तुलना में पीछे बैठने वाले 40% लोग ज़्यादा बचते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये एक्सपर्ट बता पाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस और आम आदमी क्या सोच रहा है इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। शोभित दास जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ इंजीनियर रहे हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के। शोभित जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस बात को लेकर सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कि अगर, और मेरे से इस पे फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो लाइव चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो पायलट के पास अल्टरनेट और क्या विकल्प रहते हैं? हेलो, देखिए, आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। दोनों इंजन फेलियर जो आपका सवाल है, तो वो हाइट स्पेसिफिक है, ऑल्टीट्यूड। अब ये जो विमान अगर इंजन फेलियर हुआ होगा, जो कि जांच का विषय है, और 600 फीट की ऊंचाई पे था, तो वहां पे और दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उसे नीचे आना है। यही अगर ये ऑल्टीट्यूड 3000, 4000, 10,000 फीट पे हुआ होता जी, तो
पायलट के पास इतना समय होता है कि वो ग्लाइड एंगल पे लाकर, ये प्रखर जी इसको और अच्छी तरह से बोलेंगे, ग्लाइड एंगल पे लाकर वो कोई एक सेफ जगह ढूंढे जो आबादी से दूर हो, या कोई, अब जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, अमेरिका में एक हुआ था हडसन नदी, अरे वो बड़ा पॉपुलर था, वो आपको तो याद होगा, बहुत याद है। यस, हडसन नदी पे भी एक बहुत बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट लैंड किया। वो क्यों किया? जो पायलट था उसके पास इतना समय था कि सारे फेलियर हो जाने के बाद उसको लगा कि वो आबादी के ऊपर जा रहा है, तो उसने नदी के ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड कराया और उसमें सारे पैसेंजर लगभग बच गए। दैट वाज मिरेकल। No, it is not a miracle. It is not a miracle. It is the procedure. Okay. And pilot has all the authority to take that decision. ठीक है ना? तो उसको भी देखना होता है, पर वो 600 फीट पे बेचारा क्या है, 600 फीट की ऊंचा तो आजकल बिल्डिंग बन जाते हैं, तो 600 फीट पे अगर उसका ये कुछ भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहता पावर फेलियर जी या कुछ और हुआ हो, पर जो भी हो उसके पास इतना रिएक्शन टाइम नहीं था कि वो फर्दर फ्लाइट को कंटिन्यू कर सकता था और उसको नीचे आना था। तो चूंकि ये डीजीसीए, एआईबी, फ्लाइट सेफ्टी जो डीजीसीए का अंग है, अभी बहुत सी, इवन बोइंग कंपनी भी आएगी इसके जांच में, तो ये लोग मिलके अभी उसको देखेंगे। और अभी उसका दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं जिसको सीवीआर और एफडीआर बोलते हैं। पायलट अंदर क्या कम्युनिकेट कर रहे थे, या इंजन का जो पैरामीटर्स था, या एयरक्राफ्ट के अदर पैरामीटर्स थे, वो सब एफडीआर में रिकॉर्डिंग होती है, तो वो क्या बता रहे हैं उससे ये बातें स्पष्ट होंगी। अच्छा, हम लोग जो स्पेकुलेट कर रहे हैं ना कि ये होगा, ये हुआ होगा, ये सब पर सर शोभित जी, जो बोइंग के साथ सेफ्टी कंसर्न पहले भी रहे हैं, और मुझे याद है कि कुछ साल पहले बोइंग के सीईओ ने को सेफ्टी के कंसर्न इश्यूज को लेकर इस्तीफा देना पड़ा था। यस, वो केस थोड़ा दूसरे टाइप का है। वो केस में ये था कि उसमें बोइंग 737 का एक आई बिलीव एनजी सीरीज में उन्होंने कुछ इंजन के इंटेक्स में परिवर्तन करने की वजह से उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी पैदा हुई थी। वो उस समय 3-4 क्रैश लगातार हुए थे, जिसके वजह से ये सेफ्टी इश्यूज आए थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वो पर बोइंग इज अ ओल्डर कंपनी देन एयरबस, या आपको शायद मालूम होगा, एंड बोइंग इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड कंपनी। ठीक है, एयरबस तो मेरे ख्याल से 70s में आई है, उसके पहले तो बोइंग ही बोइंग था। पहले इंडियन एयरलाइंस और जितने भी एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड थे वो मैक्सिमम बोइंग, लॉकहीड या फिर आपका मैकडोनल्ड डगलस, यही 3 मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, तो एयरबस इज अ वेरी लेटेस्ट एंट्री। अब आप क्या चाहते हैं कि एज ए एक्सपर्ट और चीफ इंजीनियर, आपको क्या मन में, क्या इसकी जांच किस तरह की होनी चाहिए ताकि हम अदर जो ड्रीम लाइनर्स उड़ रहे हैं डिफरेंट एयरलाइंस के पास, तो इनकी हमें सख्त जांच करनी चाहिए? ओके, शोभित जी से हमारा थोड़ा सा जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। जांच किस तरह का होना चाहिए ये तो खैर मैं डिसाइड कर सकता, पर डेफिनेटली बहुत गहन जांच होगी। और बाकी जितने भी ड्रीम लाइनर उड़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी उड़े होंगे, तो डेफिनेटली कंपनी जो बोइंग है वो भी इस पर जरूर कोई दिशा निर्देश देगी क्या क्या जांचें करनी चाहिए बिफोर रिलीजिंग द एयरक्राफ्ट। तो ये एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है। पर अभी मैं कुछ डिबेट पे सुन रहा था कि एयर इंडिया की साख खराब हो गई। एयर इंडिया के इसके पहले भी कई एक्सीडेंट हुए हैं, एयर इंडिया खड़ा रहा, ये हमारा नेशनल कैरियर है। ठीक है, अब तो नहीं है सर नेशनल कैरियर, अब तो ये टाटा ग्रुप का है। हाँ ठीक है, पर आज भी वो हमारा नेशनल कैरियर ही है। अब इंडिया कोई नेशनल कैरियर के नाम पे एयर इंडिया ही है। जी। तो टाटा ग्रुप पहले भी था, जेआरडी टाटा ने जब इसको शुरू किया था टाटा एयरलाइंस के नाम से, तब भी वो एयर इंडिया ही था। उस बाद में जाके एयर इंडिया बना तो वो नेशनल कैरियर। सर आप एक्सपर्ट हो, टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन आम आदमी के मन में जो डर है सर, उसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। एक एक्सीडेंट से डर जाना, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बहुत ज्यादा सील मोहर देने की जरूरत है। एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट,
एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम ट्रेन में चलते, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जो अभी भुवनेश्वर के पास कहीं पे हुआ था, बहुत लोग मर गए। तो हम ट्रेन चढ़ना तो बंद नहीं कर दिए। हम जहाज डूब गया, टाइटैनिक डूब गया, तो क्या हम जहाज बनाना और जहाज में सफर करना छोड़ दिए? नहीं किए। इसी तरह पर सर सेफ्टी कंसर्न को भी तो शोभित जी एड्रेस किया जाना चाहिए ना। सेफ्टी कंसर्न देखिए, आज का जो मॉडर्न एयरलाइनर्स हैं, दे आर 100% सेफ, आई विल से 110% सेफ। उनमें इतने रिडंडेंट फैक्टर्स होते हैं, इतने रिडंडेंट सिस्टम्स होते हैं कि आपका एक फेलियर होता है तो दूसरा सिस्टम टेक ओवर करता है। पर इस केस में 600 फीट पे एक ऐसा सिचुएशन हो जाना, इट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के ट्वीट देखे, उन्होंने कहा साहब ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कई करोड़ों घंटे के उड़ान के बाद इस तरह की सिचुएशन हुई होगी। सर आवाज नहीं आई मेरी। ऑल राइट सर, मैं चौहान साहब को आमंत्रित करता हूं, डीएस चौहान साहब को। चौहान साहब, भारत में जो डीजीसीए है या एयरलाइंस हैं, ये ड्रीम लाइनर्स को लेकर अब जो इनके क्राफ्ट हैं, इसको लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह आम लोगों के मन में है। लोगों को टेक्निकल जानकारी नहीं है उतनी जो प्रखर साहब को है या शोभित जी को है, पर आम लोगों के मन में एक दुविधा है, एक शंका है चौहान साहब, और एक डर का माहौल है लोगों में, उसे तो एड्रेस किया जाना चाहिए। डीएस चौहान साहब। भारत सरकार की ये रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, डीजीसीए और बीसीएस, सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज पर। और मैं ब्रजेश जी आपको बताना चाहता हूं कि इनके वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें ये सब चीज़ चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। इसको ऑडिट बोलते हैं, सेफ्टी ऑडिट और सिक्योरिटी ऑडिट, ये होता रहता है। और हमारे यहाँ जो इंडिया में सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, ये बहुत इंटेंसिव प्रोसीजर्स हैं, और इसीलिए इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में जो है एक्सीडेंट की संख्या अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें एक चीज़ हम सब लोग गौर करना चाहिए जी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट लंदन जा रहा था, तो इसमें लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट था, तो इसका फ्यूल टैंक पूरा फुल होगा एकदम फ्यूल से। तो जब ये गिरा है तो ये फ्यूल जो है एक एक्सप्लोजन बन जाता है, और जिसकी वजह से किसी के बचने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर जैसे ये एयरक्राफ्ट मान लो 4000 किलोमीटर चल लिया तो फ्यूल टैंक काफ़ी कम हो जाते हैं लोड उसका जो है। तो इस समय ये एक, दिस इज़ वन रीज़न वाई देयर हैज़ बीन ए ह्यूज एक्सप्लोजन और देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ फायर। तो इसकी वजह ये है जी। और इसके मामले में मैं सब लोगों को आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारी एविएशन इंडस्ट्रीज़ के प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया जाता है, और दोनों संस्थाओं की साख है, डीजीसीए की, बीसीएस की, और इसको पूरा ये सुनिश्चित करेंगे जो है। तो इससे आपको क्या लगता है कि अहमदाबाद की इस घटना के बाद लोगों के मन में फ्लाइट को लेकर जो सवाल हैं, भारत सरकार इसे कब एड्रेस करेगी और कैसे एड्रेस करेगी? और इस तरह के जब हादसे होते हैं तो इसकी जांच किस तरह की होती है? क्या एयरलाइन भी जांच करती है या डीजीसीए जांच करता है या बोइंग खुद भी जांच करेगा? वहाँ से ही कट गया फोन। ऑलराइट कैप्टन प्रखर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह के मामलों में जांच किस तरह की होती है? इसमें जांच कई स्तर पे, कई लेवल पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी आपकी डीजीसीए है, वो सारी जांच करेगी। मैन्युफैक्चरर जो बोइंग है वो भी अपने स्तर पे जांच करेगा। पूरी थारो, जैसे आप शोभित जी ने बताया कि उसमें एफडीआर, सीवीआर, हर स्तर पे जांच होगी। ब्लैक बॉक्स, उसमें सारे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हर स्तर पे आपका एक्सपर्ट बैठेंगे, एविएशन एक्सपर्ट। वो एवरेट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे सब सारी चीज़ें A to Z सारी हर स्तर पे देखा जाएगा। उसके बाद में हम कुछ कह सकते हैं। अभी इनिशियल लेवल पे कहना कि कुछ इंजन फेलियर, हर एस्पेक्ट पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सामने आ गया हो, इसके कारण से। नहीं, शोभित जी अभी जो जिक्र कर रहे थे उन्होंने 2 पॉइंट उठाए। एक मेजर बर्ड हिट, हाँ, जो शोभित जी का कंसर्न था। दूसरा फ्लैप्स हो सकता है, जाम हो गया, वो फ्लैप्स हो सकता है। तो यही एक्चुअल में उसमें बट हमको ये मानने में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों इंजन फेल हो गए? ये कोई बहुत बड़ी दाग की बात है क्या? कोई बदनामी कोई की दाग बात की है बात नहीं है, ऐसे सिंपल। अगर ये हुआ है तो लेट्स एक्सेप्ट इट।
नहीं, अभी इनिशियली नहीं, ऐसे नहीं। अभी इनिशियली कुछ नहीं, कोई ऐसा बात नहीं की कहना बात नहीं चाहिए। है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ यस यस, वी कैन डिस्कस ऑन पॉसिबिलिटीज सर। देखिए हम लोग यस यस देखिए Yes, जैसे Captain, अभी you go आपका हडसन रिवर का आपने एग्जांपल दिया था शोभित जी ने, तो हडसन रिवर पे भी सेम यही हुआ था, दोनों इंजन डाउन हो गए थे, 2500 फीट पे अराउंड एयरक्राफ्ट था, पायलट्स ने डिसीजन लिया अब वो सेफली रनवे पे एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता, उसको सेफेस्ट लगा कि वो बिल्कुल। पॉपुलेशन के ऊपर था, तो वो लैंड हुआ, उसको सबसे सही जगह लगी हडसन रिवर, उसने प्रॉपरली लैंड कराया और बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर कृपा से सारे पैसेंजर उसमें दैट सेफली वाज लैंड हो गए। मतलब फ्लाइंग का मैं मानता हूं उसे, वो पायलट जो भी पायलट रहा होगा वो फ्लाइंग का मसीहा है। बिल्कुल, देखिए हम लोगों को व्हाट ही डिड मतलब वो एक्सेप्शनल है, हम लोगों असाधारण है। हम लोगों को एट ए टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं एज पर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन वो ऐसी थी, 600 फीट पे कोई भी पायलट, कोई भी सीनियर, आपको मैं बता रहा हूँ, ही इज ए सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पायलट, 8300 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज। आप लाइन ट्रेनिंग कैप्टन है, वो पायलट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, ये भी नहीं कि सिंपल सा एक सीनियर कैप्टन है, वो पायलट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब वो कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिसको कंट्रोलेबल नहीं था, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आप लोग तो बहुत पढ़ के आए होंगे एविएशन हिस्ट्री, ऐसी घटनाएं हैं इस तरह की कि 600 फीट पे गया हो और अचानक से इस तरह का हो गया हो? बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं उदाहरण कि ये पहली बार ये एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा अगर बहुत आप सी घटना हिस्ट्री, है। ऐसे आप हिस्ट्री उठाएंगे, पूरी एविएशन में पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि एक्सीडेंट होते हैं। हम लोगों का तो ये माना जाता है एविएशन में एक्सीडेंट का ज़्यादातर मोस्टली एक्सीडेंट है एयरपोर्ट की विसिनिटी के 25 नॉटिकल माइल के अंदर ही होते हैं मोस्टली एक्सीडेंट। अच्छा, आप क्योंकि उस समय क्या होता है, अगर लैंड, ब्रिजेश जी, हाँ हाँ यस शोभित जी प्लीज बोलिए। आपने वो एग्जाम्पल का पूछा ना, तो मैं इसका दूसरे तरीके से एक एग्जाम्पल दूंगा। पटना का एयर क्रैश मेरे ख्याल से सबको पता है जी। अभी 1998 में पटना में एक एयर क्रैश हुआ था, वो भी एयर इंडियन एयरलाइंस का था, 737। वो लैंड कर रहा था और लैंड करते वक्त वो स्टॉल कर गया। स्टॉल करने का मतलब है कि उसकी लिफ्ट खत्म हो गई किसी भी कारण से, और वो जाके रिहायशी इलाके में जाके गिरा। पटना के आसपास जितने भी आपके एविएशन पटना एयरपोर्ट में जो कर्मचारियों के लिए जो कॉलोनी बनी रहती है, वहां पे जाके गिरा। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशंस कभी ना कभी आ ही जाते हैं। तो ठीक है, ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। और अच्छा, आप लोग तो एक्सपर्ट हो, थोड़ा ये बताओ आप कि जब टेक ऑफ और लैंडिंग ये सबसे सेंसिटिव टाइम होता है किसी भी जहाज के लिए, और मिड एयर होता है तो वो सेफ है, बिल्कुल ऐसा कैप्टन? बिल्कुल टेक ऑफ और लैंडिंग, दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल फेजेस। इस वक्त बड़ा वनरेबल पोजीशन में रहता है जहाज। एक्चुअली देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कैप्टन लैंडिंग के समय आपका एयरक्राफ्ट का इंजन का पावर है वो अराउंड 25% पे होता है, लैंडिंग के टाइम सबसे कम, और लैंडिंग हाइट के भी आपकी अराउंड है 2500 फीट पे रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास रिएक्शन टाइम वो लगभग ऑलमोस्ट निल है। आप 2500 फीट पे आप है 25% पावर पे, अगर एक भी कुछ भी इशू, क्रिटिकल इशू आए तो आपके पास रिएक्शन टाइम ही नहीं है, तो आप कैसे लैंड करा अच्छा, देंगे? आम लोग जो ये डिबेट देख रहे हैं, सभी लोग आम लोग हैं, आप लोग जैसे एक्सपर्ट तो एक्सेप्शनल होते हैं। आम आदमी लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान क्या करे? सांस बांध के बैठा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग है जैसे शोभित जी ने बताया, देखिए टेक्निकली वी आर वेरी वेरी साउंड। हम लोगों के पास में अगर एक सिस्टम डाउन होता है तो उसका बैकअप भी होता है। इवन एक मैंने कुछ जगह देखा है, आप उसका बैकअप का भी एक बैकअप होता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि जो भी एक्सीडेंट हुए हैं या होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसीलिए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहे जाते हैं कि अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अगर ये 2000 फीट की या 2500-3000 फीट की हाइट पे होता तो क्या पायलट के पास इतना टाइम होता कि वो राउंड टर्न लेकर ग्लाइडर के सहारे या विंड के सहारे वो लैंड करा लेता? ऐसा है, पॉसिबल था, या फिर ये संभावना होती? नॉट संभावना पॉसिबल? होती। देखिए वो तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन, एयरक्राफ्ट के, देखिए हर चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है। वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे सिचुएशन है उस समय। अगर दोनों इंजन आपके डाउन है 2500 फीट पे, हडसन रिवर का देखिए आपका इंसिडेंस आपने देख लिया सामने, वो तो देखा। वो उसने वो भी अच्छा, सीनियर आप लोग की पायलट थे। कम्युनिटी में क्या टॉक चल रही है? आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या आ रहा है? अभी कैसी सब क्या बातें कर रहे हैं देखिए, आप लोग जो पायलट्स हैं या टेक्नीशियन हैं, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? बस यही अभी जो ये सब चल रहा है कि एग्जैक्टली तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हम लोग देखिए इंक्वायरी का वेट करना चाहिए। इंडिया में बिल्कुल इंक्वायरी तो पूरी डीजीसीए पूरा करेगी। आपके बोइंग, आपने अभी शोभित जी ने बताया डीजीसीए पूरा उसको डीजीसीए करेगा, फिर बोइंग खुद से करेगी।
बोइंग इसके बाद में एक प्रॉपर जांच करेगी, अभी एक मैं देख रहा डायरेक्टिव था आने से आएंगे। पहले उनका 7% का स्टॉक मार्केट ना बिल्कुल डाउन क्रैश चला करा, गया बोइंग बिल्कुल। का 7% डाउन हो गया उनका बिल्कुल। स्टॉक मार्केट। ये अभी ताजा क्योंकि हुआ है बोइंग सर। के साथ में थोड़ी सी एक बोइंग की हिस्ट्री में समस्या रही लास्ट 10 इयर्स में। उनका 787 जो अभी ये गिरा है, क्रैश हुआ है, इसके साथ में इश्यू रहा है। 2013 में जब वो लॉन्च हुआ तो 1 साल तक ग्राउंड रहा, उसकी बैटरी का इलेक्ट्रिकल इश्यूज रहे। उसके बाद में अभी रिसेंटली अभी साल भर पहले भी इश्यूज बहुत से आए हैं। इनकी डिलीवरीज ये लोग नहीं कर रहे थे बोइंग। थोड़ा और ये कंट्रोवर्शियल पास्ट है इनका, थोड़ा सा तो बोइंग है, का। ऐसा नहीं है। आप बोइंग के एम्प्लॉइज, आप एवरेट में प्लांट है इनका, आप एम्प्लॉइज से आप बात करिए, वो खुद आपको क्लियरली बता देंगे। हम लोग तो इसमें चीज तो दूर। बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी महानुभावों का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब अपना कीमती वक्त और आप सब ने अपने जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की। बहनों भाइयों, अहमदाबाद की इस विमान हादसे में मारे गए हमारे देश के नागरिकों में, विदेशी नागरिकों के प्रति और हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सब की आत्माओं को शांति मिले। लेकिन ये जो सेफ्टी का कंसर्न है, ख़ास तौर पर हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ी घटना है। इसके गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए, इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार और DGCA को कड़ी पहल और कड़ी जांच की आवश्यकता है, ताकि लोगों के बीच एयरलाइंस की जो साख है, जिस पर दाग लगा है, उसको कुछ रिस्टोर किया जा सके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।